मॉर्निंग। मैं हूं प्रियंका संभव दिल्ली स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल मुंबई स्टूडियो से। और आज से हम लेकर आए हैं सास और बहुओं के लिए खास शो, जहां हम दूर करेंगे सास और बहुओं की परेशानी। लेकिन ये परेशानी उनके रोजमर्रा की नोकझोंक नहीं होगी, बल्कि बाजार में पैसे लगाने की स्ट्रैटेजी को लेकर होगी। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड चुने या फिर किसी शेयर में लंबी अवधि के लिए लगाएं पैसा। यही कंफ्यूजन दूर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स और आपको बताएंगे कि कहां पैसा लगाने से आपको मिलेगा बेहतरीन रिटर्न। तो सास, बहू और सेंसेक्स की शुरुआत करें, उससे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कमोडिटी बाजार की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे नजर हम नॉन एग्री कमोडिटीज पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोने में 25,803 के आसपास फिलहाल कारोबार दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मामूली सी गिरावट। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम देख रहे हैं सबड्यूड ट्रेड है। वहीं अगर आप चांदी को देखें तो 35,800 के आसपास का लेवल ये मेंटेन किए हुए है, लेकिन यहाँ पर भी कमजोरी। क्रूड में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जोरदार गिरावट और 2742 का लेवल फिलहाल घरेलू बाजार में और आधे % की कमजोरी। लेकिन नेचुरल गैस आप देख रहे हैं कंप्लीटली अगर हम फॉलो करें तो कल रात से ही कच्चे तेल को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम मेटल्स की तरफ आ जाएं तो बेस मेटल्स में 1% की कमजोरी के साथ 338 के लेवल पर कॉपर की शुरुआत हो रही है, लेकिन निकल में आधे % तक की तेजी और 688 का भाव। एल्यूमिनियम में दबाव के साथ शुरुआत और 101 के आसपास के लेवल पर कारोबार होता हुआ फिलहाल। लेकिन अगर लेड की बात करें तो यहां भी जिम्मेदारी में गिरावट के साथ सबड्यूड ट्रेड हो रहा है। 113 के लेवल्स पर ओपनिंग। वहीं जिंक में भी आप देख सकते हैं गिरावट, लेकिन 119 के लेवल्स पर यहां पर लाल निशान पे कारोबार। एग्री कमोडिटीज की अगर हम रुख करें तो सोयाबीन में फ्लैट शुरुआत होती हुई 3262 के लेवल्स। लेकिन अगर हम सरसों की बात करें तो यहां पर चूंकि ये कमोडिटी पूरी तरह सोयाबीन को फॉलो कर रही है तो यहां पर भी गिरावट के साथ शुरुआत। लेकिन सोया ऑयल आप देख सकते हैं रुपए की कमजोरी से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है अच्छा खासा, लिहाजा तेजी का रुझान। लेकिन चने में आप देख सकते हैं काफी फ्लैट, लेकिन लाल निशान पे आज की शुरुआत होती हुई 4547 के लेवल पर। वहीं गेहूं में आप देखिए मामूली गिरावट के साथ 1491 के लेवल पर आज का बाजार शुरू हुआ है। लेकिन चीनी में कुछ खास मूवमेंट नहीं और हरे निशान पे हालांकि शुरुआत हुई है 2310 के लेवल। वहीं धनिया आप देख सकते हैं आधे % कमजोर और 10,072 के लेवल। यहाँ पर 10,000 का लेवल काफी अहम इस कमोडिटी के लिए। लेकिन जीरा आप देख सकते हैं काफी फ्लैट शुरुआत कर रहा है, लेकिन लाल निशान पे 15,200 तक के लेवल्स। वहीं कैस्टर में काफी फ्लैट शुरुआत होती हुई हरे निशान पे 4,000 का लेवल इस कमोडिटी के लिए काफी अहम है। 4046 के लेवल पे आज का बाजार शुरू हो रहा है। लेकिन अब रुपए पर भी चेक ले लेते हैं। यहाँ पे 6513 पर कमजोरी के साथ रुपए में कारोबार हो रहा है। फिलहाल हम देख सकते हैं चाल काफी फ्लैट है, लेकिन 65 के ऊपर ही रुपया बना हुआ है कमजोरी के साथ। और अब तमाम कमोडिटीज पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील। बीरेन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बात करेंगे क्रूड की सबसे पहले, जहां पर भारी गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अहम लेवल के नीचे कारोबार हो रहा है, लेकिन अब आप घरेलू बाजार में किस तरह का लेवल देख रहे हैं? मैनेक्स की बात करें तो मार्केट ने कल वापस नया लेवल को टेस्ट किया। साइकोलॉजिकल सपोर्ट 40 के आसपास है। यहाँ इंडियन टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि 2770 ब्रीच हुआ तो अब हम शायद इसको 2660 पे और 2530 पे देखेंगे। जब तक 2880 के ऊपर लगातार 3 दिन बंद नहीं होता तब तक शॉर्ट टर्म रेंज इसकी 2530 से 2880 की मान सकते हैं। साथ ही नेचुरल गैस में आपको क्या लगता है किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? और चूंकि हम कच्चे तेल में गिरावट का रुझान और गहराता हुआ देख रहे हैं, लिहाजा आपको लगता है कि नेचुरल गैस में हम कोई बढ़त देखेंगे या ये भी कंप्लीटली फॉलो करेगी कच्चे तेल को? ये थोड़ी डिलेड करती है और कभी कभी थोड़ी डाइवर्स ऑपोजिट चलती है, जिसको अल्फा कमोडिटी बोलेंगे। यहाँ मैं डाउन साइड कम दिखता हूँ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली जितनी गिरावट क्रूड में है उतनी इसमें नहीं आएगी। चलिए, तो आपको लगता है कि नेचुरल गैस में इतनी गिरावट नहीं आएगी जितनी कच्चे तेल में आएगी, लेकिन अगर फिर भी किसी को रणनीति बनानी हो नेचुरल गैस में तो किन लेवल्स का इंतजार करे बीरेन जी? आइडियली मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं 178 के आसपास मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। 185, 87 का टारगेट और 174 का स्टॉप लॉस।
और ये रणनीति पोजिशनल कॉल है या शॉर्ट टर्म के लिए आप दे रहे हैं? पोजिशनल है, 4-5 दिन का व्यू है। चलिए 4-5 दिन के व्यू के हिसाब से आप खरीदारी की रणनीति नेचुरल गैस में बना सकते हैं। सोने पर आते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं तेजी पर पूरी तरह से ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गिरावट और कितनी गहराएगी? युआन स्टेबिलाइज हुआ है तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए। करीबन हम 25,615, 25,530 तक शायद इसको देखेंगे। बट ओवरऑल जो पोजिशनल ट्रेडर है, मैं ज्यादातर पोजिशनल मानता हूँ, मैं यहाँ 25,550 का आसपास बाइंग प्रेफर दूंगा, 25,405 का स्टॉप लॉस और अपसाइड ऑब्जेक्टिव मेरा 25,900, 26,100 के बीच रहेगा। 25,900 के आसपास के टारगेट्स आप बता रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे खरीदारी की रणनीति आती हुई 25,500 पर सोने में। लेकिन अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो कोई खास कमोडिटी जिसमें आपको लगता है रणनीति बना सकते हैं हम? खासतौर से अगर निकल की मैं बात करूं तो यहाँ पे हरे निशान पे आज का बाजार खुला है। निकल अभी भी मुझे थोड़ा कमजोर लग रहा है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस लीड में दिख रहा था। यहाँ मैं लीड 112.50 पे बाइंग प्रेफर दूंगा, 110 का स्टॉप लॉस और अपसाइड ऑब्जेक्टिव 115.50, 116। ये भी 8-10 दिन का टाइम स्पान वाला कॉल है। एग्री कमोडिटीज के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि पश्चिम और उत्तर भारत में अच्छी बारिश हो रही है, अब दक्षिण भारत में भी स्थिति सुधरी हुई है, तो अगर एग्री कमोडिटीज में किसी को रणनीति बनानी हो बीरेन जी, तो किस कमोडिटी पर आपका टेक होगा? यहाँ मैं स्पेशली स्प्रेड करता हूँ। अक्टूबर महीने का सोयाबीन मैं बाय करूंगा और अक्टूबर महीने का RX सीड बेचूंगा। करंट स्प्रेड जो 1150, 1130 है, वो आगे नैरो डाउन होकर 700 रुपया लगता है मेरे को। चलिए, तो यहाँ पर आप अक्टूबर वायदा में सोयाबीन में खरीदारी की रणनीति देते हुए वहीं सरसों में आपको लगता है कि बिकवाली करके मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन ये भी अक्टूबर वायदा में ही आप रणनीति बता रहे हैं। साथ ही कॉपर में भी आपने बिकवाली की रणनीति दी है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज CNBC आवाज से जुड़कर अपने व्यूज हमारे दर्शकों को देने के लिए। और फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आगे लेंगे अपनी खास पेशकश में महिला दर्शकों के सवाल। बने रहें। वेलकम बैक। आज है सौदा आपका सास बहू और सेंसेक्स स्पेशल, जिसमें सास बहू कैसे जूझे सेंसेक्स से हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी किस तरह का कारोबार कर रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। सेंसेक्स में हम सुबह से ही तेजी देख रहे हैं। 138 अंक की मजबूती के साथ सेंसेक्स 27,685 के स्तर पर है। निफ्टी 8,400 से थोड़ा सा भी नीचे आ गया है, लेकिन 42 अंकों की मजबूती अभी भी यहां पर बरकरार है। 8,398 पर निफ्टी नजर आ रहा है। मिड कैप भी बाजार को सपोर्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। 124 अंकों की बढ़त के साथ 13,761 पर मिड कैप नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी 62 अंकों की मजबूती के साथ फिलहाल कारोबार कर रहे हैं और बैंक स्टॉक से बाजारों को काफी सपोर्ट मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर एक नजर डालें तो 810 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं और इसके मुकाबले 518 शेयर हैं बाजार में जो गिर रहे हैं, यानी ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। ज्यादा शेयर्स हैं जो बढ़ने वाले हैं। निफ्टी में टॉप गेनर्स आइडिया सेल्युलर, भारती एयरटेल। हम स्पेक्ट्रम शेयरिंग को लेकर सरकार का जो फैसला है उसे लेकर हम देख रहे हैं टेलीकॉम पैक लीड कर रहा है। एशियन पेंट्स क्रूड में जो हम गिरावट देख रहे हैं उसका फायदा यहां एशियन पेंट्स को होता हुआ मजबूती के साथ कारोबार। वेदांता, HDFC भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन केन इंडिया, NMDC, एक्सिस बैंक और टाटा स्टील में हम आज दबाव के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। और अब चलते हैं कविता, आपके पास बाजार का रुख देखा आपने, मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है आज यहाँ पर। जी बिल्कुल प्रियंका, शुरुआत तो यहाँ पे काफी अच्छी लग रही है, लेकिन आगे बाजार की चाल कैसी रह सकती है जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ SimiBhowmik.com की सिमी भौमिक है और साथ ही ट्रेडशिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। सिमी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बाजार में जो हमने अच्छी शुरुआत देखी है, खासतौर से अगर मिड कैप्स की बात करूं तो ये अच्छा खासा लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चल के आपको बाजार की चाल कैसी लग रही है आज के दिन? Kavita, good morning. Nifty
थोड़ा बहुत आज रिकवरी का सिग्नल दिखा है। इनफैक्ट आज फ्राइडे है और मंडे से जो करेक्शन मार्केट में था उसके बाद हम लोग आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज एक रैली देखने को मिल सकता है। उस करेक्शन को कुछ हद तक रिलीफ मिलना चाहिए, पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है रुपी का बिहेवियर कैसा रहता है, क्योंकि रिसेंट पास में रुपी जैसे वीकनेस दिखा रहा है आज भी अगर वैसे ही दिखाता रहे तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगा निफ्टी को ऊपर में सस्टेन करना। एक लेवल्स के बारे में अगर बताएंगे तो मुझे लगता है कि लगातार 2 दिनों से निफ्टी ने एक अच्छा लेवल को सपोर्ट लिया था। 83, 35, 37 के आसपास सपोर्ट था दोनों दिनों का, और आज के दिन के लिए भी उसी रेंज एक मेजर सपोर्ट था। पर निफ्टी आज गैप से खुला था तो हम लोगों को ऊपर का लेवल्स देखना पड़ेगा। ऊपर में 8400 से 8415 निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। 8415 निफ्टी का 100 डेमा है, तो एटलीस्ट फ्रेश मोमेंटम लाने के लिए निफ्टी को 8415 का लेवल क्रॉस करना है। सुबह से निफ्टी 849 का हाई बना है और अभी 8400 के आसपास मेंटेन कर रहा है। ऊपर में जाके पहला जो मतलब हर्डल है वो 8415 वो क्रॉस करना चाहिए, और क्रॉस करने के बाद सस्टेन करने के बाद 8450 का एक और लेवल होगा जो कि निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा। आज का क्लोजिंग अगर कविता 8450 के ऊपर होता है तो नेक्स्ट वीक एक जबरदस्त रैली देखना देखेंगे। हो सकता है कि उस रैली का टारगेट 8600 तक भी हो, पर आज के दिन के लिए 8415 से 8450 के बीच में कहीं पे भी अगर निफ्टी क्लोज करे तो भी निफ्टी का चार्ट अच्छा आएगा। पर आज का दिन का क्लोजिंग 8400 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही वॉलेटिलिटी रह सकता है जैसा इस वीक में था। तो आज का क्लोजिंग बहुत ही क्रूशियल होगा, पर फिर भी मैं एक रैली एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है और लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन ने निफ्टी में अच्छा करेक्शन निफ्टी दिखा चुका है। ओके, तो सिमी की नजर है 8415 से लेकर 8450 के इस टारगेट को ये देख रहे हैं आज के लिए। और अब शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश सास बहू और सेंसेक्स, जिसमें देश के अलग अलग शहरों से हमारी महिला दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूछेंगे अपने शहरों से जुड़े सवाल हमारे एक्सपर्ट से। इन सब से हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बारी आएगी साडी दिल्ली, यानी अनुराधा जी हैं मेरे साथ दिल्ली से। अनुराधा जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर है आपके पास मैम? मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदे थे 1 महीने पहले 150 रुपए में, तो अब मुझे उसमें आगे क्या करना चाहिए? ओके, सो बैंक ऑफ बड़ौदा है अनुराधा जी के पास, इसमें क्या करना चाहिए? संदीप सर गुड मॉर्निंग। आप हमारी स्क्रीन में सिर्फ आप ही एक डिफरेंट लग रहे हैं और इसीलिए आपसे शुरुआत करते हैं। अनुराधा जी को क्या सलाह देना चाहेंगे सर आज के लिए? पहले तो क्रिएटिविटी की दाद दूंगा, जबरदस्त थीम है और सास बहू बहुत देखती हैं ये चैनल्स, और मुझे भी ऐसा महसूस होता है जब भी कहीं जाते हैं तो सास बहू आजकल ज्यादा पहचानने लग गई हैं। तो अब किचन से नोकझोंक अब मार्केट तक पहुंच गई है। अब किचन में तो हेल्थ कमाएंगी और मार्केट में वेल्थ कमाएंगी। चलिए अच्छी बात है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की जहां पे बात, अब मैं कहता हूं कि अगर सास है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे, बड़ी बहू है तो मिड कैप में करे, छोटी बहू है तो स्मॉल कैप में करे। ऐसा मैंने एक थीम बनाने की कोशिश की है। बट एनीवेज बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेशित रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की एक पीएसयू बैंक में एक चाल आई है और जिस तरीके से सरकार अब इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर काफी कॉशियस हो गई है एसेट क्वालिटी को लेकर, कैपिटलाइजेशन को लेकर, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर लॉन्ग रन में बहुत अच्छा करेगा। कम से कम 1.5 से 2 साल का पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल एसबीआई और बीओबी और पीएनबी, ये तीनों जो पीएसयू बैंक्स है, ये तीनों मुझे अच्छे लगते हैं और बीओबी में बिल्कुल बने रहे। यहां से मुझे लगता है कि कम से कम 25 से 30% का अप्रिसिएशन आने वाले कुछ महीनों में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलिए, तो 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें और यहाँ पे आपको 25 से 30% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा नजरिया आपको लेकिन लंबा रखना होगा। अब रुक करते हैं गुलबर्ग से। राजेश्वरी जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गुड मॉर्निंग राजेश्वरी जी, बताएं कैसी हैं आप, क्या करती हैं? गुड मॉर्निंग मैम जी। मैं डॉक्टर जी। ठीक है, आपका 1 साल का नजरिया है वक्रांगी में? 1 ईयर। ठीक है, और भी कोई स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में? आप ट्रेडर हैं या आपने सारे जितने भी स्टॉक्स लिए हैं वो लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से ही लिए हैं राजेश्वरी जी? लंबे अवधि के निवेश सही है मैम, 10 भी है लेकिन वो 15 पे दिया है।
अच्छा, सिमी जी के पास जाना चाहूंगी। सिमी जी, विकरांगी पे आपका क्या टेक है? 168 की खरीदें, हालांकि वहां से हमने देखा है कि स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है, 153 के लेवल्स है, लेकिन अगर 1 साल का नजरिया इस स्टॉक को दिया जाए तो राजेश्वरी जी कितना मुनाफा कमा पाएंगी? कविता, फिलहाल तो ये चार्ट थोड़ा सा वीक लग रहा है और 150 155 के आसपास एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट अगर टूट जाएगा तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 145 के आसपास है और चार्ट स्ट्रक्चर जो है कल का करेक्शन को आज कंटिन्यू कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि करेक्शन आगे जाएगा और ये स्टॉक वापस 145 का लेवल को छू सकता है। 145 के आसपास मेजर सपोर्ट, क्योंकि उस रेंज से ही इसका ब्रेकआउट मिला था और वापस उस रेंज को ये छूने जाएगा, तो वो लेवल अगर होल्ड करेगा तो ठीक है मीडियम टर्म के लिए, पर अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो इसमें से एग्जिट करना होगा। नहीं तो मेरे ख्याल से एक्सक्यूज मी, अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन है या मीडियम टर्म पोजीशन भी है तो भी मुझे लगता है कि 145 का लेवल तक आपको तो एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो स्ट्रेंथ, जो मोमेंटम था वो बहुत जल्दी मतलब नेगेटेड होगा ऐसा नहीं लगता है। 145 के नीचे कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा के आप अपना पोजीशन में बने रहिए। ओके, सो 145 के स्टॉप लॉस का वक्रांगी में ख्याल जरूर रखें, कह रही हैं सिमी भौमिक। और हमारी अगली कॉलर जो है उनका भी नाम है सिमी ही, दिल्ली से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सिमी, पहले तो ये बताइए कि आप सास हैं या बहू हैं और आपका सवाल क्या है, ये भी मुझे बताइए। जी मैं सास हूँ। अच्छा, तो आप हैं सास। तो सास जी पूछिए अपना सवाल, कौन सा शेयर है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है? मेरे पास है टाटा मोटर्स के 70 शेयर है और 383 के रेट से मैंने लिए थे। और मेरे पास है SBI। आपको नुकसान भी हो रहा है इसमें ना, 35 रुपए 40 पैसे पर शेयर का। ओके, और SBI के कितने शेयर है, किस भाव पर लिया है आपने? SBI के मेरे पास 33 शेयर है, 37। ओके, किस भाव पर लिया आपने? वो मैंने लिए थे 306 के रेट पे। अच्छा, ट्रेडिंग का नजरिया आपका मैम, क्योंकि दोनों में ही आपका भाव काफी, मतलब जिस भाव पे खरीदा उससे नीचे आ गया है स्टॉक। टाटा मोटर भी आपको इसमें भी 35 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है। SBI आपने 306 पे खरीदा, करंट लेवल 260 का है। ट्रेडिंग के लिए लिया है या लंबे समय के लिए निवेश सोच के लिया था? लंबे समय के लिए। ओके, संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप, आपने सुना सिमी मैम थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रही है, टाटा मोटर और SBI दोनों में नुकसान हो रहा है, और क्योंकि हमारे ये सिमी जी जो है सास है, उन्हें एक अच्छी ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जो इनके लिए वर्क करे टाटा मोटर और SBI में। देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था सास है तो लार्ज कैप लीजिए, उस चीज से तो ये बिल्कुल सही जा रही हैं और टाटा मोटर्स और SBI दोनों बेहतरीन लगते हैं मुझे ये स्टॉक। और मेरे हिसाब से जो करेक्शन हो चुका है, ओवरडन हो चुका है और कहीं ना कहीं अब बॉटम आउट करेंगे। फंडामेंटली टाटा मोटर्स डेफिनेटली कुछ थोड़े से रिजल्ट्स को देखे तो निराश किया है, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स के जगह पे टाटा मोटर्स DVR को ले लें, वैल्यूएशंस के लिहाज से काफी अच्छा लगता है, क्योंकि काफी डिस्काउंट पे है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। अभी रिसेंटली देखिए जेन इरिगेशन और जेन इरिगेशन DVR में है, अच्छा खासा जेन इरिगेशन करेक्ट हो, अगर जेन इरिगेशन DVR उतना करेक्ट नहीं किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये DVR की वैल्यूएशंस नैरो होगी। बट टाटा मोटर्स की मैं बात कहूंगा, जैगुआर के जो भी नए लॉन्चेस आएंगे और जो कंपनी में इंडियन मार्केट्स में जो कंपनी को ग्रोथ मिलेगी आगे आने वाले दिनों में, जहां पे भी इकोनॉमिक अपटर्न आता है, तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स अब बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहां से देखने को नहीं मिलेगा टाटा मोटर्स में। और SBI की मैंने शुरुआत में ही कहा था कि PSU बैंक्स में मेरी पसंद SBI है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के जो भी ये मेजर्स ले रही है सरकार, उनसे SBI बेनिफिशियरी होगा और डेफिनेटली आने वाले सालों में। बट इन दोनों स्टॉक्स में इनको नजरिया थोड़ा वैसे ही इनका लंबा है और नजरिया लंबा भी रखे, लॉस में तो लंबा हो गया है बट प्रॉफिट में भी ये लंबा रखेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। ऑलराइट, तो टाटा मोटर से टाटा मोटर DVR आपके लिए बेहतर विकल्प है और SBI पर भी थम्स अप दे रहे हैं संदीप जी आपको सिमी। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट के साथ। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सास बहू और सेंसेक्स में, जहां पर आज हम ले रहे हैं महिला दर्शकों के सवाल और अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं आमची मुंबई से स्वाति। स्वाति, बताएं कि स्टॉक पे सवाल पूछना चाह रही हैं। मेरा सवाल है BEML, जो कि मैंने 30 शेयर्स हैं 415 के
मुझे ये रखना है या सेल कर देना चाहिए, या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकती हूँ? संदीप जी, BEML पर इन्होंने दाव लगाया हुआ है और नजरिए की क्लैरिटी भी चाहती हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए रखें या लॉन्ग टर्म के लिए। इस तरह के स्टॉक में, और साफ तौर से अगर इस सेक्टर पे भी आपसे पूछना चाहूं तो किस तरह का नजरिया है आपका? नहीं, इनफैक्ट आई एम वेरी बुलिश अबाउट द होल सेक्टर। जिस तरीके से BEML का डिफेंस में भी एक्सपोजर है और कैपिटल गुड्स में भी है और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। और जो अभी भाव है, एक तरीके से करेक्शन के बाद अभी 1400 के लगभग है, 1600 के लगभग अभी हाई बनाया रिसेंटली, तो मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल ये बने रहें और थोड़ा सा नजरिया को लंबा रखें, क्योंकि देखा जाए तो मोदी रैली में ये 2-3 स्टॉक्स है, BEML हो या BEL हो, ये बहुत बड़े पार्टिसिपेंट रहे और एक्स्ट्रा गेन्स दिए हैं। तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे और कुछ टाइम लगाए, तो कम से कम साल से 1.5 साल का नजरिया रखें और 1900 साढ़े 1900 का टारगेट बिल्कुल बनाकर बने रहे। ओके, तो BEML में होल्ड की सलाह दे रहे हैं आपको संदीप जी यहाँ पर। लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सास बहू और सेंसेक्स में शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। सौदा आपका आज है सास बहू और सेंसेक्स स्पेशल, और हम दे रहे हैं सास और बहुओं को निवेश के मंत्र। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, हरे निशान पर बाजार। सेंसेक्स ½ % ऊपर और निफ्टी 8400 के पार। मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। आज आएंगे निफ्टी की 3 कंपनियों के नतीजे। हिंडाल्को के मुनाफे और मार्जिन में दिख सकता है दबाव, लेकिन सिप्ला और BPCL से अच्छे नतीजों की उम्मीद। सेल, आरकॉम और पुंज लॉयड के नतीजों पर भी रहेगी नजर। आज आएंगे WPI आंकड़े। थोक महंगाई दर नेगेटिव 2.4% से घटकर नेगेटिव 2.76% रहने की उम्मीद। और कॉल ड्रॉप पर सख्त हुई सरकार। टेलीकॉम मंत्रालय ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ की बैठक। ऑपरेटर्स को सर्विस सुधारने के दिए सख्त निर्देश। तो सास बहू और सेंसेक्स में हमारे साथ जुड़ रही हैं अलग अलग शहरों से सास और बहुएं और पूछ रही हैं अपने सवाल। रत्ना जी मेरे साथ हैं चंडीगढ़ से। गुड मॉर्निंग रत्ना जी। पहले तो आप बताइए कि आप सास हैं कि बहू हैं और कौन सा शहर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम। अभी तो मैं बहू ही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं सास बनूं तो अपनी बहू के लिए कुछ अच्छे पैसे छोड़ के जाऊं, तो इसलिए मैं कुछ इसलिए तो मैं आप बहुत जल्दी यानी ग्रेजुएट करने वाली हैं बहू से सास के पायदान में? अभी नहीं मैडम, अभी तो मेरा बेटा 10 साल का है, पर मैं 15 साल बाद सास बन सकती हूँ। ओके, तो अभी से ही तैयारी। ये तो बहुत अच्छी बात है रत्ना जी। तो कौन सा शेयर है आपके पास, ये भी बताइए आप। मैडम एक तो मैं फोर्स मोटर खरीदना चाहती हूँ, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सही स्टॉक है खरीदने के लिए। और दूसरा स्टॉक है, मैंने क्वालिटी डेयरी लिए थे 100 शेयर, मैंने 33 रुपीज पे लिए थे। तो अब मैं पछता रही हूँ कि 1000 शेयर क्यों नहीं खरीदे, तो क्या मैं अभी और खरीद सकती हूँ? चलिए, आप बिल्कुल आपका पछतावा हम दूर करते हैं, सिमी से पूछते हैं। और आपने इतना नेक थॉट दिया है कि आप आज 15 साल बाद जब आपकी बहू आएंगी तो उनके लिए पैसे जोड़ना चाहती हूँ। वेरी नाइस। तो सिमी मैम, रत्ना जी का थॉट इतना अच्छा है, इनको बताइए इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्या फोर्स मोटर्स मौजूदा स्तर पर एंटर करें? क्वालिटी डेयरी को लेकर ये पछता रही कि और खरीदना चाहिए था क्योंकि अच्छा मुनाफा हो रहा है इसमें। उनका 10-15 साल का नजरिया है, क्योंकि बहू के लिए उनको पैसा रखना है। तो ये व्यू अगर संदीप से ले लेते तो बेहतर होता। मेरे ख्याल से मैं तो सिर्फ क्वालिटी में व्यू दे रही हूँ, क्योंकि फोर्स मोटर्स मुझे थोड़ा सा मतलब रिस्की लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डाउनसाइड इसमें दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। 2500 से 2450 का रेंज शॉर्ट टर्म में दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपर का लेवल से दिखा रहा है। अब फंडामेंटल व्यू संदीप से चेक कर लीजिएगा। और रहा सवाल क्वालिटी की, तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा ब्रेकआउट आया है और अब ये स्टॉक 70 के आसपास इसका बेस बनाने का कोशिश कर रहा
रहा है। हो सकता है कि ये स्टॉक 70-75 के बीच में सपोर्ट ले सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है तो भी फंडामेंटल एक बार चेक कीजिए, क्योंकि आपको 15 साल के लिए मिनिमम रखना है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि 70 के ऊपर जब तक ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है तब तक इसमें होल्ड मेंटेन कीजिए, मतलब स्टॉक को पोर्टफोलियो में मेंटेन कर सकते हैं। पर 70 के नीचे इसमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिल सकता है और तब आपको वापस एक एंट्री मिलेगा। 55-56 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है अगर 70 के नीचे ये स्टॉक फिसल जाए। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो लॉन्ग टर्म के लिए संदीप जी से पूछ लीजिएगा। चलिए, तो फिलहाल आपको ये सलाह दी जा रही है, लेकिन अब बात करते हैं सास बहुओं की फेवरेट और जानी मानी अभिनेत्री आशिका गोराडिया से और जानते हैं कि उनसे कि वो किस तरह से शेयर बाजार में निवेश करती हैं। आशिका, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में सास बहू और सेंसेक्स। हमने आपको सास बहू के किरदार निभाते हुए तो देखा ही है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी आपका फेवरेट किरदार दोनों में से कौन सा है? देखिए, दोनों में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बिल्कुल। तो दोनों ही मेरे फेवरेट हैं अपने अपने दायरे में। मर्जी आई तो बहू बन जाओ, मर्जी आई सास बन जाओ। सो इट्स तो मुझे ये बताइए कि सेंसेक्स का आपकी लाइफ में किस तरह का रोल है? देखिए, उसके पहले मैं बता दूं कि CNBC का मेरी लाइफ में किस तरह का रोल है। कुछ 1.5 साल पहले मैं इस नेटवर्क के साथ जुड़ी जी। और CNBC बाजार पे मेरा एक शो चलता है गेट रिच विद आशिका। मैं ये कह सकती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स जो मेरा नजरिया था, आई बिलोंग टू अ गुजराती फैमिली, आई डोंट नीड टू से कि मार्केट्स और गुजरातीज का क्या लेना देना है, बट आई केम बाय टू अ विंडो वेयर आई हैड नॉट पीप्ड आउट बिफोर। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में कि आप किस स्टेज पे किस तरीके से क्या इन्वेस्ट करते हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप क्या कमाते हैं और उसमें से कितना इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट हैज चेंज्ड माय लाइफ और मैं कोशिश में यही लगी हूं कि मैं और लोगों की लाइफ मेरे जरिए बदल सकूं। बिल्कुल, लेकिन आपने जो सीखा है CNBC आवाज से, वो उसके बारे में कुछ बताइए। आपकी निवेश रणनीति किस तरह से है? आप शेयर बाजार में पैसे लगाती हैं या आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करती हैं? मैं झूठ नहीं कहूंगी कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है उस तरफ जाने का, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर मैं बहुत सालों से इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरे लिए भी एक नई सीढ़ी है और मैं धीमे धीमे चढ़ रही हूँ। मेरा ज्यादा फोकस फंड्स की तरफ है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ है, जहां पे मेरा कैपिटल इतना ज्यादा रिस्क पे नहीं है। सो शेयर मार्केट की तरह डिविएशन मेरा थोड़ा सा कम है ऑनेस्टली, तो मैं उसके बारे में आपसे ज्यादा नहीं बात कर सकती। पर पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में हाँ, मैंने काफी सीढ़ियां ऊपर चढ़ ली हैं और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ बहुत बहुत बदल गई है। आशिका, आप लोगों को रिच बनाती हैं अपने शो के जरिए। आपको क्या लगता है कहाँ पे निवेश करने से रिच बनेंगे? क्योंकि अब तो आप बहुत सारे एपिसोड्स कर चुकी हैं इस शो के। आपको कौन सा निवेश बहुत अच्छा लगता है, ये बताइए। देखिए, किसी भी स्थिति में निवेश करने की पैटर्न चेंज हो जाती है। मेरे लिए अलग बात हो सकती है, किसी और के लिए अलग बात हो सकती है। तो शो पे जब मेरे गेस्ट आते हैं वो इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियों से आते हैं कि मैं इसमें से अपना फेवरेट पिक नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मैं सबसे ज्यादा सेफ कहाँ फील करती हूँ, तो मैं म्यूचुअल फंड्स में सेफ फील करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज को आप रोजाना नजर रखें, और इक्विटी की तरफ मैं अगर बात करूं, रोजाना नजर रखने वाली बात आ जाए अगर, तो इफ यू आर डूइंग अदर जॉब्स इट्स इम्पॉसिबल। इन्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, तो आप उस तरफ जाएं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो। तो स्थिति के हिसाब से आई थिंक मेरी चीजें फेवरेट हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि निवेश की शुरुआत तो आपने कर ली है, साथ ही आज का आप एक अभिनेत्री है, आप एक एंटरप्रेन्योर भी है। ऐसे में मुझे ये समझाइए कि एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर या जनरली एज अ वुमेन ऑल्सो अगर हम देखें तो पैसों की चिंता से हमें मुक्ति कैसे मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे पा सकते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे ख्याल में उस दिन आपके लिए शुरू हो जाएगी जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में इन्वेस्ट करना। जिस दिन आपने ये तय कर लिया, मुझे लगता है आपकी फ्रीडम की जर्नी शुरू हो गई। वो जर्नी आप जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। तो इट्स अ रूट टू गो टुवर्ड्स योर फ्रीडम। सो आई थिंक एवरीबडी हु इज वाचिंग टुडे, आई मस्ट से दैट इट्स टुडे, इट्स नेवर लेट, यू मस्ट इन्वेस्ट। स्थिति देखकर ऑफ कोर्स, बट यस। आप कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे टू गेट रिच?
गेट रिच इज अ वेरी नाइस टाइटल, बट आई वांट एवरीबडी, जो भी CNBC आवाज की ऑडियंस है, बाजार की ऑडियंस है, मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई समय नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर एक फेज नहीं होता है, ना रुपयों की कोई एक सीमा होती है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट्स नेवर लेट. स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ. आजका, वैसे आप जैसे बात कर रही हैं, मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छा अनुभव हो गया. आपने बहुत ही एक पारखी की तरह बोला कि आपकी जैसी सिचुएशन है उस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. मुझे ये बताइए, सास और बहू में कौन ज्यादा रिच होता है और कौन ज्यादा स्मार्टली इन्वेस्ट करता है? आपको क्या लगता है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, दौर बदल रहा है. आजकल की जो मदर इन लॉज है वो बिल्कुल ये समझ गई है कि घर की बहू का काम करके उसके अपने कमाए रुपयों पे निर्णय ले पाना और निर्णय लेना कितना जरूरी हो चुका है. सो आई थिंक हम बहुत एक अच्छी जनरेशन में आ चुके हैं जहां पे सब कोई, चाहे वो बहू हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो पति हो, हर कोई इन्वेस्टमेंट के मायने, वैल्यू समझ गया है. चलिए, आज का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़कर अपने टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपनी कमाई के और रिच होने के नुस्खे हमारे साथ बांटने के लिए. थैंक यू. और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हम लेंगे महिला दर्शकों के सवाल. बने रहे हमारे साथ. बैक. आज है सौदा आपका सास बहू और सेंसेक्स स्पेशल, जिसमें देश भर के अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रही हैं सास और बहुएं और पूछ रही हैं अपने निवेश से जुड़े सवाल. श्रेया है मेरे साथ अहमदाबाद से और हमारी स्क्रीन देखिए आज मुस्कुरा रही है. इतनी सारी महिला दर्शक हमारे साथ हैं. श्रेया जी, गुड मॉर्निंग. पूछिए अपना सवाल. मैंने पिरामल एंटरप्राइज के 100 शेयर्स खरीदे हैं ₹967 की रेट पे 1 महीने पहले, एंड मैं ओके, तो श्रेया जी से हमारा संपर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन उन्हें देख के लग रहा है कि वो बहू हैं. और सिमी मैम, आपसे पूछना चाहूंगी कि श्रेया के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पिरामिल एंटरप्राइजेस के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? 100 शेयर हैं इनके पास. देखिए, मेरे ख्याल से चार्ट एक सपोर्ट में है और सपोर्ट वो मेजर सपोर्ट है 900 से 890, 880 ये रेंज इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है. और अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है, क्योंकि उस रेंज पर इसका 200 डेमा भी है, ऑलरेडी ये स्टॉक 1050 के आसपास से करेक्ट कर रहा है. और मेरे ख्याल से अगर उनको होल्ड करना है तो 880 के नीचे स्टॉप लगा के उनको होल्ड करना पड़ेगा. चार्ट देख के नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी इस रेंज को ये स्टॉक तोड़ेगा. करंट लेवल से डाउनसाइड कम है, ऐसा ही लग रहा है, तो उनको मैं होल्ड करने का ही सजेस्ट करूंगी, सजेशन दे रही हूँ. चलिए, बने रहिए, लेकिन 880 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ही आप स्टॉक में अगर बनी रहेंगी तो समझदारी होगी, मुनाफा कमा पाएंगी. अब दिल्ली से पूजा का सवाल लेते हैं. पूजा, हाय, बताएं किस स्टॉक पे आपने पैसे लगाए हैं? मैंने SBI के 200 शेयर खरीदे थे 262 की रेट पे. मार्केट की फिलहाल की कंडीशन देखते हुए मेरे को अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए या और 1 साल वेट कर लूं? संदीप जी, यहाँ पर काफी स्मार्ट पिक है पूजा की, और जितना लंबा बने रह सकती हैं उतनी समझदारी होगी. 262 की खरीद है SBI में. थम्स अप आपकी तरफ से. हाँ बिल्कुल, मैंने 2 बार कम से कम SBI को रेकमेंड कर चुका इसी शो में. मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहें. SBI में जिस तरीके से सरकार अगेन काफी एक्टिव हो रही है, चिंतित हो रही है, और SBI अच्छी PSU बैंक है, सबसे बड़ी PSU बैंक है, और डाउनसाइड रिस्क का बहुत ज्यादा लगता नहीं है, और अपसाइड मुझे बहुत अच्छा खासा दिखता है, और रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही थे. तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बने रहें, और आने वाले सालों में 350 का टारगेट बहुत आराम से देखने को मिलेगा. और बैंक रिकैपिटलाइजेशन पर जिस तरह से सरकार बोल रही है, उस तरफ भी कदम उठेंगे तो SBI का फायदा मिलेगा, इसलिए बने रहिए. सविता से बात करते हैं, मुंबई से हैं हमारे साथ. गुड मॉर्निंग सविता जी, पूछिए अपना सवाल. कौन सा शेयर है आपके पास मैम? मैडम, मेरे पास बॉम्बे बर्मा है. मैंने 320 में 50 शेयर्स बाई किया था. लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? ओके. और VRL लिया था मैडम 320 में 100 शेयर. ओके. हाँ. इसमें भी आपका नजरिया लंबे समय का? VRL लॉजिस्टिक्स में भी लंबे समय का है मैडम. दोनों में लंबे समय का है जी. और क्योंकि सविता जी आज है सास बहू और सेंसेक्स स्पेशल, मुझे ये भी बता दीजिए कि आप सास हैं या बहू हैं? बहू हूँ मैं.
बहू है। तो चलिए बहू वाली राय आपके लिए लेकर आएंगे यहाँ पर, लेकिन ये बात है कि आपका नजरिया लंबी अवधि का है। संदीप सर, इनके पास है बॉम्बे बर्मा के 50 शेयर, वीआरएल के 100 शेयर, और इन्हें बॉम्बे बर्मा में तो बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। क्या इसे बुक करना चाहिए? 320 रुपए में इन्होंने खरीदा था। हाँ, देखिए बॉम्बे बर्मा एज सच बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, बट ओवरऑल मुझे सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। टी एंड कॉफी में है, तो अब इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि बाकी टी स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। बट ठीक है, बॉम्बे बर्मा आपने कुछ और भी फंडामेंटल्स है जिसकी वजह से मूव दिया है, और ग्रोथ और सेल्स में ग्रोथ या प्रॉफिट में ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है, और वैल्यूएशंस भी वैसे सस्ते हैं। बट स्टिल आई फील कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें, और यहां से फिर दूसरा बेटर सेक्टर है वहां पे स्विच किया जाए। और मेरे हिसाब से कई स्टॉक्स है, कई मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है जहां पे ये स्विच कर सकते हैं, क्योंकि ये बहू है। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स पे ज्यादा फोकस करें, और हालांकि बॉम्बे बर्मा भी वैसे मिड कैप ही है, बट स्टिल सेक्टर थोड़ा बेहतर होना चाहिए जहां पे सिक्लिकलिटी नहीं हो। यहां पे मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री सिक्लिकल है, तो इसलिए थोड़ा सा बेटर और एवरग्रीन सेक्टर्स में जाए, जैसे कि फार्मा स्टॉक्स है या एफएमसीजी स्टॉक्स है, वहां पे बिल्कुल जाया जा सकता है। और दूसरा स्टॉक था वीआरएल लॉजिस्टिक्स, बेहतरीन स्टॉक है। इनफैक्ट ये स्टॉक पर्टिकुलरली, हाँ, वीआरएल लॉजिस्टिक्स में बिल्कुल बने रहे। हालांकि बहुत अच्छा खासा अप्रिसिएशन दे चुका है, आईपीओ के प्राइस से बहुत ऊपर चल रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि जो लॉजिस्टिक्स में रुझान है, जो ऑनलाइन बिजनेस ग्रो कर रहा है, वहां पे लॉजिस्टिक्स को बहुत बड़ा एक फिलिप मिलने वाला है। और ये पर्टिकुलर कंपनी काफी इनफैक्ट एग्रेसिव भी है और रिटेल ट्रांसपोर्टेशन में बहुत एक्टिव है, तो मुझे लगता है कि वीआरएल लॉजिस्टिक्स आने वाले सालों में भी परफॉर्म करेगा, और ये मिड कैप से लार्ज कैप बिल्कुल बनेगा। तो जब ये सास बनेगी तो ये इनको लार्ज कैप के रूप में मिलेगा, और अभी ये मिड कैप है, बहू है, तो बिल्कुल बने रहे इसमें। बिल्कुल, तो मिड कैप जो है संदीप जी सलाह दे रहे हैं सभी बहुओं के लिए, और लार्ज कैप सास के लिए। तो जब आप ग्रेजुएट करेंगी तो ये तब तक लार्ज कैप बन गया होगा। लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सास बहू सेंसेक्स का हमारा ये सफर जारी रहने वाला है। वापस आइए। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सास बहू और सेंसेक्स में, जहां पर हम देश के अलग अलग शहरों से महिला दर्शकों से जुड़ रहे हैं और उनके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ अब जुड़ रही हैं झलक। गुड मॉर्निंग, बताएं क्या सवाल है? मैंने एलेबिक फार्मा के 100 शेयर 652 रुपीज पे 2 महीने पहले खरीदे थे। अब मुझे इसे होल्ड करना चाहिए, कितने महीने तक? सिमी जी, 2 महीने पहले इन्होंने लिया था एलेबिक फार्मा 652, फिलहाल इनके रेट से ऊपर हम देख रहे हैं 685 के आसपास के लेवल पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इनका शॉर्ट टर्म नजरिया ही है, तो किस स्टॉप लॉस के साथ बनी रहे स्टॉक में? देखिए, मुझे लगता है कि 650 से 645 का एक मेजर सपोर्ट है जो इस स्टॉक ने होल्ड किया है, और आज ही स्टॉक रिकवरी में है। कल ही इनफैक्ट इनसे इस नीचे का लेवल से ये स्टॉक रिकवरी दिखाया था, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन जो था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो उनको मैं होल्ड करके रखने का ही सलाह दे रही हूँ। 645 के नीचे स्टॉप लगा के आप बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप होल्ड करेंगे तो हो सकता है ये वापस 750 तक मिनिमम जाएगा शॉर्ट टर्म में। अब बने रहिए प्लीज। तो 645 के आसपास के एक स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें, होल्ड करें एलेबिक फार्मा। मीनाक्षी जी से बात करते हैं, गाजियाबाद से जुड़ रही हैं हमारे साथ। मीनाक्षी जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर है मैम आपके पास? जी, मेरे पास गोदरेज प्रॉपर्टीज है, 168 रुपीज में परचेज किया था मैंने 1 ईयर बैक। ओके, 100 शेयर परचेज किए हुए हैं। तो अब मुझे बस ये पता करना है कि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा। ओके, तो आपको क्या मन कर रहा है कि इस प्रॉफिट को बुक करें? इस पैसे की जरूरत है आपको मीनाक्षी? नहीं मैम, मेरे को बस इतना पता करना है कि इसमें आगे प्रॉफिट बढ़ सकता है ना, मतलब जब तक प्रॉफिट इसमें होता जा रहा है तब तक मेरे को कोई जल्दी नहीं है। ओके, संदीप सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज लंबे अवधि का नजरिया है मीनाक्षी का, क्या प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा? लॉन्ग टर्म टारगेट्स जानना चाह रही हैं आपसे। देखिए, प्रॉपर्टीज में और रियल एस्टेट में डेफिनेटली एक बहुत ही बेरिश
माहौल चल रहा है, बट स्टिल गोदरेज प्रॉपर्टीज क्योंकि जो पेडिग्री है और जो क्वालिटी ऑफ एसेट्स है इनके पास, उसकी वजह से ये स्टॉक वैसे परफॉर्म किया और बहुत अच्छी बात है कि इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। बट स्टिल मैं एक राय दूंगा इनको कि ये गोदरेज प्रॉपर्टीज के जगह पे गोदरेज इंडस्ट्रीज पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि गोदरेज इंडस्ट्रीज की खुद की 74% स्टेक गोदरेज प्रॉपर्टीज में है, तो दोनों प्ले मिलते हैं। और फिर ये खुद हाउसवाइफ भी है, तो इनको डेफिनेटली गोदरेज के प्रोडक्ट्स खरीदते ही होंगे, कई हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, और गोदरेज इंडस्ट्रीज बहुत बेहतरीन स्टॉक है। बट इसमें एक राय और है कि ये कहीं ना कहीं डिक्लाइंस पे ले, क्योंकि ये अच्छा खासा एक बार रनअप दे चुका है और अभी मुझे भाव ध्यान नहीं है, बट जो भी है मौका देख के गोदरेज इंडस्ट्रीज में स्विच कर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वहां पे आने वाले सालों में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा विद लेसर रिस्क। चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल आपको स्विच करने की सलाह दी जा रही है। अहमदाबाद से अब जयश्री अपना सवाल पूछना चाहती हैं। जयश्री, मुझे इंडसइंड बैंक के बारे में पूछना है। दे आर परफॉर्मिंग क्वाइट वेल एंड आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडसइंड बैंक एज सच। सिमी, आपका क्या टेक होगा इंडसइंड बैंक में? क्या करंट लेवल्स पर निवेश किया जा सकता है, और अगर किसी को रणनीति बनानी है तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से बनाए या लॉन्ग टर्म? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी कोई बना रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक कल ही रिकवरी दिखाया था और ये स्टॉक कल का जो रिकवरी जो स्ट्रेंथ था वो आज भी होल्ड कर रहा है। 933 के आसपास का क्लोजिंग था और आज ये अभी 941 के आसपास का लेवल दिखा रहा है। मतलब कल का जो रिकवरी था वो सस्टेन कर रहा है। एक अच्छा टेक्निकल बाउंस बैक दिखाया है ये स्टॉक। 50 डेमा को टेस्ट किया था जो कि 910 के आसपास था। 925 930 के आसपास इसमें बाई बनी रहा था। सुबह भी आज इसमें बाइंग था। मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया से आप ले रहे हैं तो आपको 910 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और आपका टारगेट 955 से 970 का हो सकता है। अगर उस रेंज को ये स्टॉक क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है कि आगे ये 990 के आसपास का जो हाई बना था वो भी तोड़ने में इसमें टाइम नहीं लगेगा। 1030 का शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट है मेरा। आपको 910 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के आपको होल्ड करना है ये स्टॉक। शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का नजरिया है। एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 महीने में ये स्टॉक 1030 तक भी जा सकता है। 910 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 1000 के ऊपर जा सकता है स्टॉक और आप स्टॉप लॉस के साथ जो कि 910 के नीचे का आपको रेकमेंड किया जा रहा है बनाकर इस स्टॉक में बने रहें। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम लेते रहेंगे महिला दर्शकों के सवाल और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी यूटीआई एएमसी के एग्जीक्यूटिव वीपी और फंड मैनेजर स्वाति कुलकर्णी। करेंगे उनसे बात, जानेंगे बाजार की चाल पर उनकी राय इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साथ आपका आज है सास बहू और सेंसेक्स, जिसमें हम सास और बहुओं को बता रहे हैं कि वो सेंसेक्स का सामना कैसे करें। और इसी पॉइंट पर हम लेते हैं एक चेक सेंसेक्स और निफ्टी का भी। सेंसेक्स में जबरदस्त मजबूती, 188 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में दिख रही है। निफ्टी में भी 8419 के स्तर पर पहुंच गया है। 63 अंकों की मजबूती निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप और बैंक निफ्टी दोनों ही बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर एक नजर डालें तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। और अब हमारे इस खास सौदा आपका में जुड़ रही है एक बहुत ही खास मेहमान। मेरे साथ हैं यूटीआई एएमसी की एग्जीक्यूटिव वीपी और फंड मैनेजर स्वाति कुलकर्णी। गुड मॉर्निंग मिस कुलकर्णी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, आप बड़े बड़े फंड्स मैनेज करती हैं, घर का भी फंड मैनेज करती होंगी, घर का बजट भी मैनेज करती होंगी। महिलाओं को आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी? रेगुलर इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, ये तो एक अहम बात है फाइनेंशियल सलाह की। और आपको ये जरूरी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके लायबिलिटीज क्या है और उसको नजर रखते हुए क्या रिटर्न्स की अपेक्षा है, उसको नजर रखते हुए असेट एलोकेशन करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, आपके कुछ पेमेंट्स आने हैं, तो आपको जो भी पैसा है वो उसके थोड़ा पोर्शन ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के लिए डेट फंड्स में लगाना चाहिए। और अगर आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, जैसे कि चिल्ड्रंस एजुकेशन और किसी को घर में इन्वेस्ट करना है, तो फॉर दैट आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके लिए आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं, क्योंकि इक्विटी एज एन असेट क्लास ये हमेशा लंबे समय में काफी अच्छा रिटर्न देता है, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न देता है। इसके रिटर्न्स पे टैक्स पे फिलहाल टैक्स नहीं लगने के कारण इसके रिटर्न्स काफी अच्छे रहते हैं।
बिल्कुल स्वाति जी, यहाँ पर आपने निवेश के गुर तो बता दिए, उसके टिप्स तो दे दिए हमारे दर्शकों को, लेकिन साथ ही बाजार की चाल आपको अब किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? अहम क्यूज की अगर मैं बात करूं तो अब कौन से ऐसे क्यूज है जिनके चलते हम देखेंगे बाजार की चाल को दिशा मिल पाएगी? देखो, ये तो अभी सभी को पता है कि जो अर्निंग्स के नतीजे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो हम बात करते हैं सेंसेक्स या निफ्टी के कंपनीज की, ये आप निफ्टी या सेंसेक्स के लेवल पे देखोगे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3-4 क्वार्टर से अच्छी नहीं आ रही है। खास करके ये तीसरा क्वार्टर है और इसके बाद और एक क्वार्टर थोड़ा सा म्यूटेड रहने की संभावना है। लेकिन जैसे हम FY16 के सेकेंड हाफ में चले जाएंगे, जैसे कि दिसंबर क्वार्टर और मार्च एंडिंग क्वार्टर, यहाँ पे हमें ऐसी आशा है कि एक तो बेस इफेक्ट अच्छा होने के कारण और जो गवर्नमेंट के जो आपने कदम देखे हैं कि रोड्स या रेलवेज में जो इनके एक्सपेंसेस आने वाले हैं और माइनिंग शुरू होने के कारण जो कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी है वो सेकेंड हाफ में बढ़ने की आशंका बहुत है और वो लेके हम सोचते हैं कि आप सेकेंड हाफ का जो प्रॉफिट्स है कंपनियों का वो अच्छा रहेगा। तो ये एक मेजर आई वुड से की एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ में इकोनॉमिक रिकवरी प्लस द गुड बेस दैट विल हेल्प द सेंसेक्स और इक्विटी मार्केट एज सच। स्वाति जी, अगर बात करें कि कोई म्यूचुअल फंड चुनना चाहता है तो आपने जैसा बताया, एक तो आपको अपना टाइम टारगेट तय करना होगा, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा और किन बातों का ध्यान रखें, किस तरह के फंड्स में आप निवेश करने की सलाह देंगी? देखो, एक बार आपका असेट एलोकेशन तैयार होने के बाद मैं सोचती हूँ कि अगर जैसे आप इक्विटी के बारे में सोचते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के, तो जो आपका कोर पोर्शन है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में डालिए। जैसे मैं मानती हूँ कि इक्विटी का अगर आपका 100 का एक्सपोजर है तो 100 में से 50% आपके लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाने चाहिए और उसके बाद आप 20% तक आप सोचते हो कि मिड कैप ओरिएंटेड फंड्स हैं, फिर आपको कोई थीमेटिक फंड्स है जैसे कि MNC है या इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें आप 10% लगा सकते हो और सेक्टर फंड्स जो है वो उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपने वो देखना चाहिए कि सेक्टर फंड का एलोकेशन है वो 5 से 10% से ज़्यादा ना हो। तो ये अगर आप अप्रोच रखते हो और 3 से 5 मिनिमम होराइजन रखते हो सालों का, तो मेरे ख्याल से इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कैन बी वेरी वेरी फ्रूटफुल और वो एक मैं मानती हूँ कि एक वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। बिल्कुल, मिड टू लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन इस बीच बाजार का भी चेक लेते हैं जहां पर हम अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। 27,913 का लेवल सेंसेक्स में दिखाई दे रहा है और बढ़त आप देखिए 350 पॉइंट ऊपर है, लगभग 1% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं निफ्टी पे भी अगर आप डालें तो 110 पॉइंट ऊपर है, अच्छी खासी तेजी यहां पर भी। और मिड कैप में भी हम देख रहे हैं 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्वाति जी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, बाजार में तो हम तेजी देख ही रहे हैं, लेकिन करेंसी रुपए पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। जिस तरह से युआन के डिवैल्यूएशन के बाद हमने रुपए की कमजोरी बढ़ती हुई देखी है, 65 के पार अब रुपया कमजोर हो चुका है, आप कहां पर कमजोरी जाती हुई देखते हैं रुपए की? जैसे कि आपने कहा, युआन की कमजोरी और डिवैल्यूएशन जो चाइना ने स्टेप लिया है, अबाउट 2% के करीब इन्होंने डिवैल्यूएट कर दिया, उससे एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस पे सीधे सीधे इफेक्ट हो जाता है कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स अभी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और जो बाकी देश हैं उनके करेंसी पे भी इसका प्रेशर आ जाता है। अभी आप एक देखोगे कि सितंबर 2013 में जो अपने मैक्रो कंडीशंस थे और आज जो है, जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तभी अपने 6-7 महीने के इंपोर्ट कवर और जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो दे वर गुड इनफ टू जस्ट सेटिस्फाई 6 to 7 months ऑफ इंपोर्ट कवर। बट आज आप देखोगे कि आरबीआई ने जो पैसे FIIs के आ रहे थे वो पैसे में डॉलर खरीद करके जो मैनेज किया है, उससे आप देखेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व आज काफी
सुधरा हुआ है। दूसरी बात यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो हम बोलते हैं कि जिससे करेंसी पे काफी प्रेशर रहता है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट सिचुएशन भी काफी इंप्रूव हुई है। 4-4.5% ऑफ जीडीपी से वो अभी 1-1.25% तक आई है। तो इनका नजरिया देख के, इनके कंसिडरेशन से आप देखोगे तो आज मैं समझती हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक साइड से अपनी हालत काफी सुधरी हुई है। तो इसीलिए जो करेंसी पे स्पेकुलेशन 2013 में हुआ था कि इंडियन करेंसी वाज हाईली मार्क डाउन, वैसे हम अभी सिनारियो नहीं देखते हैं और वो थोड़ी सी मैनेज रहेगी। आरबीआई के इंटरवेंशन भी टाइम से टाइम आते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो यूएस फेड इंक्रीज की बात चल रही थी, वो भी अभी यूएस फेड इंक्रीज पहले जून में सोच रहे थे, अभी सितंबर सोच रहे थे और अभी भी सितंबर से वो शायद आगे दिसंबर तक चला जाएगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का टारगेट यूएस ने रखा है अपने लिए 2% का, वो शायद उनको 2% का इन्फ्लेशन वो पहुंचने में थोड़ी देर लग सकती है। और इसीलिए जो वहां से जो प्रेशर आना था इंडियन करेंसी पे, वो करेंसी का प्रेशर भी हल्का हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन करेंसी काफी रेंज बाउंड रहेगी। चलिए, काफी रेंज बाउंड रहेगी, लेकिन साथ ही आपको काफी पॉजिटिव आउटलुक भी रुपए को लेकर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए स्वाति जी। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी पर कौन से नए ऑफर्स मिल सकते हैं, इस पर बात करेंगे पीसी ज्वेलर के एमडी बलराम गर्ग से इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका के लेडी स्पेशल में। आज हम लेकर आए खास पेशकश सास बहू और सेंसेक्स। वैसे सास और बहू के बीच में कई बातों पर नोकझोंक हो सकती है, लेकिन एक बात जो दोनों को पसंद आती है वो है गहने। और इसीलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान जो सास और बहू दोनों के ही चॉइसेस का ख्याल रखते हैं। पीसी ज्वेलर के मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम गर्ग है मेरे साथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर गर्ग। आपसे हम बात करेंगे आपके रेंज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं नतीजों से जुड़ा एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ। हम मार्जिन में थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं सर आपके रिजल्ट्स में। ये दबाव, इस दबाव के पीछे आप क्या वजह देंगे? देखिए, ये मार्जिन में हमारे कोई दबाव नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में गोल्ड पे एक अच्छा खासा प्रीमियम था, क्योंकि वो 80-20 स्कीम चालू हो गई थी। गोल्ड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, तो उस टाइम पर कुछ प्रीमियम मार्केट में चल रहे थे, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन थोड़े फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ गए थे। बट अगर आप बाकी क्वार्टर्स में देखेंगे तो हमारे मार्जिन 17-18% के आसपास रहते हैं, जो कि काफी अच्छे मार्जिन संभाल के चलते हैं। और वही मार्जिन हमारी इस क्वार्टर में है, क्योंकि लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में गोल्ड के ऊपर प्रीमियम था, तो उससे थोड़े से ग्रॉस मार्जिन बढ़ गए थे। बट मार्जिन कंपनी के जो स्टडी बेसिस पे रहते हैं वो 17 से 18% रहते हैं, और इस क्वार्टर में भी वही मार्जिन हैं। और हमने कोई अपना मेकिंग चार्ज को रिड्यूस नहीं किया है, ना ही हमने कोई अपने रेट्स कम किए हैं। तो क्योंकि कंपनी डिजाइनर ज्वेलरी पे ज्यादा फोकस करती है, तो ना ही हम फ्यूचर में कोई मार्जिन्स पे प्रेशर देख रहे हैं। गर्ग जी, नतीजों के बाद अब आते हैं, अगर आप पीबीटी लेवल पे देखेंगे तो हमारे मार्जिन्स जी, अगर आप पीबीटी लेवल पे देखेंगे तो हमारे मार्जिन्स को पीबीटी लेवल पे देखना चाहिए, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हुई है। और लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर से देखेंगे तो लगभग हमारी जो सेल्स में ग्रोथ है 20% है, और हमारे प्रॉफिट्स में ग्रोथ लगभग डोमेस्टिक में अगर मैं देखूं तो लगभग 17% के आसपास का ग्रोथ है। चलिए, तो यहाँ पर नतीजों पे तो हमने बात कर ली है, लेकिन गर्ग जी अब बात करते हैं गोल्ड बाइंग पैटर्न में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में गिरावट आ रही है, किस तरह की खरीदारी कर रही है सास और बहुएं? आपने कहा कि आपका फोकस डिजाइनर ज्वेलरी पे बहुत ज्यादा रहता है, तो सोने में इस गिरावट को आप कैसे भुना रही हैं? देखिए, अभी ये मैं सेकंड क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड के प्राइस कम हुए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की सेल्स हो रही है, फुटफॉल हमारे बढ़ गए हैं। क्योंकि पहले गोल्ड का प्राइस आपको मालूम है 30,000 से ऊपर होता था, फिर वो 28 के आसपास रहा, और उसके बाद फिर ये अभी 25 के आसपास का जो गोल्ड का रेट है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा बाइंग का रेट है। और इस रेट में जरूर मुझे लगता है कि अच्छी सेल्स हमें देखने को मिल रही है। खासकर पहले जो लाइट वेट ज्वेलरी की सेल हमारी देखने को मिल रही थी, अब थोड़ा हैवी ज्वेलरी भी लोग लाइक कर रहे हैं, और जो हैवी ज्वेलरी की जो सेल थोड़ी कम हो गई थी पहले, वो फिर से निकलनी चालू हो गई है, और अच्छे फुटफॉल हमें देखने को मिल रहे हैं। बलराम जी, वैसे अब फेस्टिवल सीजन भी अप्रोच कर रहा है, तो इसमें पीसी ज्वेलर
सास के लिए हैवी ज्वेलरी लाने पे ज्यादा विश्वास रखेगा या बहुओं के लिए लाइट डिजाइनर ज्वेलरी हम ज्यादा देखेंगे आपके कलेक्शन में? फेस्टिवल सीजन की तैयारी पर जरा रोशनी डालिए। जी हाँ, देखिए हमने फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत अच्छी कलेक्शंस तैयार की हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऐसी ज्वेलरी तैयार की है कि उस ज्वेलरी को सास भी पहन सकती है और बहू भी पहन सकती है। अगर हैवी, हमने एक फ्लेक्सिया, हम लोगों ने एक ब्रांड लॉन्च किया है और जिसकी ज्वेलरी हमने लास्ट ईयर एक कुछ सैम्पलिंग लॉन्च की थी और इस साल हम फुल फ्लैश फेस्टिवल में लॉन्च कर रहे हैं। मैं प्रियंका जी इसकी ज्वेलरी की आपको खासियत बताता हूँ कि एक हैवी सेट आपको बाय करना है। आप उस सेट को लाइट वेट, आप उसको 5 या 6 स्टाइल में पहन सकते हैं। आप उसको लाइट वेट ज्वेलरी में भी पहन सकते हैं, आप उसका पेंडेंट सेट बना सकते हैं, उसका ब्रेसलेट बना सकते हैं, उसका लाइट वेट का सेट बना सकते हैं। तो अगर सास ने पहनना है तो हैवी सेट पहने, बहू ने पहनना है तो वो लाइट वेट, उसको लाइट बना सकते हैं। ये डिटैचेबल ज्वेलरी कलेक्शन है हमारा जो कि काफी अच्छा चल रहा है। तो हमने सास और बहू और इवन सबके लिए हमने ज्वेलरी एक ही आइटम परचेज करनी है और उसको आप अलग अलग लोग पहन सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम जी, समय निकालकर आज अपने नए कलेक्शन के बारे में और साथ ही सोने पे अपनी राय हमें देने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सास बहू और सेंसेक्स में आगे हम लेंगे महिला दर्शकों के सवालों के जवाब। बने रहें। वेलकम बैक। सौदा आपका के लेडी स्पेशल में आज हम लेकर आए हैं अपनी खास पेशकश सास बहू और सेंसेक्स। तो आप कैसे सामना करें सेंसेक्स का, ये समझ रहे हैं हम अपने खास मार्केट के मेहमानों के साथ और अलग अलग शहरों से जुड़ रही हैं हमारी महिला दर्शक जो पूछ रही हैं अपने सवाल। सीधा रुख करते हैं अहमदाबाद का। जूली है मेरे साथ वहां से। जूली जी नमस्ते, बताइए कौन सा शहर है आपके पास? करंट लेवल पे मुझे टायर स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसका फ्यूचर भी मेरे को जानना है। क्या मैं करंट लेवल पे जेके टायर बाय कर सकती हूँ? ओके, तो जेके टायर इन्हें काफी रुझा रहा है यहाँ पर। संदीप सर देखिए हमारी स्क्रीन कितनी ज्यादा आज मुस्कुरा रही है और मुस्कुराते हुए बताइए क्या टायर में आपको लग रहा है दम टायर शहरों में? जूली को क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, आज स्क्रीन तो वाकई में मुस्कुराएगी क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चला है और मुझे तो लगता है कि ये लेडी ला की आप लोग का लेडी स्पेशल शो है। बट जेके टायर की ये बात कर रहे हैं और ओवरऑल टायर इंडस्ट्रीज डेफिनेटली अच्छा करेगी। बट वो जो भी युआन डिवैल्यूएशन हुआ उससे टायर स्टॉक्स पे काफी फर्क पड़ा है, बट स्टिल करेक्शन दे चुके हैं। और जेके टायर की अगर बात करें 85-90 रुपए से लेकर अच्छा खासा मूव दिया था और करेक्शन भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है। बट स्टिल मेरी प्रेफर्ड बेट जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो है सीएट टायर्स। वो बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे लगता है और मुझे संभाव वो ग्रुप भी बेटर लगता है एज अ प्रोमोटर ग्रुप, एंड जो वैल्यूएशंस है वो भी सस्ते लगते हैं और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मर रहा है और अभी भी बहुत स्टीम बाकी है। तो बिल्कुल सीएट टायर्स के साथ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो जेके टायर के बजाय सीएट टायर पर संदीप को ज्यादा भरोसा है, लिहाजा आप अपने पोर्टफोलियो में इसी सेक्टर की अगर बात करें तो सीएट टायर को शामिल कर सकती हैं। निकिता का सवाल लेते हैं। निकिता हाय, बताएं क्या सवाल है? इस लेवल पे आके बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और सिमी हम देख भी रहे हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर 200 अंकों से ज्यादा की तेजी फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बताएं कि फिलहाल के लेवल्स पर क्या बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए कि थोड़ा सा इंतजार कर लें? देखिए हम लोग मार्केट में बायर्स ही हैं, यहाँ पे भी लेना है, नीचे आने से भी लेना है। नीचे आने से मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आज भी रुपी काफी वीक है और अभी भी बहुत ही नीचे ही ट्रेड कर रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में रुपी वॉलेटाइल रह सकता है। आज शायद जीएसटी का इश्यू नहीं है इसलिए मार्केट ने इतना बड़ा रैली दिखा दिया है। ऑलरेडी हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि फ्राइडे है और मंडे से मार्केट करेक्शन मोड में है, इसलिए आज एक रैली हम लोग देख सकते हैं। निफ्टी पहले 8450 का लेवल क्रॉस किया है और इस रेंज एक ऐसा रेंज था जो कि मैंने पहले ही जब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था निफ्टी में तब मैंने पहले ही बताया था कि 8450 के ऊपर अगर आप आज क्लोज कर पाएंगे तो मानो नेक्स्ट वीक हम लोग 8600 का लेवल देखेंगे। अब बैंक निफ्टी रुपी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, तो रुपी अगर वहां पे वॉलेटाइल होगा, नीचे आएगा, आता रहेगा, तो हम लोग बैंक निफ्टी में वापस दोबारा छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। पर मेरा एक नजरिया ये है
देखिए बैंक निफ्टी में लास्ट एक महीने में हम लोग 19,100 से 18,100 के बीच का करेक्शन देख चुके हैं। मतलब 1000 पॉइंट्स का करेक्शन कुछ ही दिनों में बैंक निफ्टी ने दिखाया है। करंट लेवल्स पर मतलब 18,100 का लेवल जब कल था तब भी मैं यही सजेशन दे रही थी मेरे क्लाइंटों को कि यहां से हो सकता है कि और 100-200 पॉइंट नीचे जाए, पर फाइनली जाके बैंक निफ्टी को रिकवर करना ही पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, सारे सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ जीएसटी इशू है, चाइना में प्रॉब्लम है और ये सब लेके बहुत ज्यादा दिन मार्केट नीचे नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग नीचे भी बाइंग किए हैं, कल परसों भी बाइंग किए हैं। हो सकता है कि हम लोग का स्टॉप लॉस थोड़ा टूटा था क्योंकि ये जो मार्केट था बहुत वॉलेटाइल था। आज भी रुपी वीक है और मुझे लगता है कि अभी भी रुपी वीक रह सकता है 1-2 दिन और, पर जब तक रुपी 65.22 से 65.27 का बैरियर क्रॉस नहीं करता है, मतलब डॉलर उस रेंज को क्रॉस नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि डॉलर में फ्रेश स्ट्रेंथ आएगा। और डॉलर के लिए, रुपी के लिए हम लोग वापस निफ्टी, वो अगर रुपी अगर यहाँ से ज्यादा वीक ना भी रहे और यहाँ से अगर थोड़ा सा रिकवर करता है तो हम लोग का साथ में ही होगा। अगर थोड़ा सा वीकनेस भी दिखाता है तो भी हम लोग यहाँ से रिकवर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि करेक्शन भी काफी हद तक हो चुका है। बैंक निफ्टी के लिए मेरा व्यू यही होगा, उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। शायद आज यहाँ पे इस रेंज पर री एंट्री लेना बहुत मुश्किल होगा, पर मंडे को अगर थोड़ा बहुत कोई करेक्शन मिलता है तो जरूर री एंट्री लीजिए, मुझे लगता है आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। चलिए, तो आज सास बहू के बीच सेंसेक्स वाकई में सुपर हिट रहा है, जबरदस्त तेजी बाजारों में हम देख रहे हैं और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट संदीप कह रहे थे, ये शायद लेडी लक का ही चार्म है। इसी के साथ मैं अपने सभी महिला दर्शकों का धन्यवाद कहना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़ी हैं, और सिमी और संदीप सर, आपसे डिस्क्लोजर भी पूछना चाहूंगी। सिमी, पहले आपसे। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग डिस्कस किए, उसमें कुछ मेरे क्लाइंटों के पास हो सकता है, मेरा भी व्यू मार्केट में पॉजिटिव ही रहा है। मैंने क्या क्या क्वेश्चन का रिप्लाई दिया वो मुझे याद नहीं है, पर एक बैंक में मैंने क्वेश्चन रिप्लाई दिया था, इंडसइंड बैंक, जो कि मेरा रडार में है। बस बाकी छोटा मोटा स्टॉक बहुत बताया है, शायद उनमें मैंने मतलब रिसेंट पास में शायद मैंने कॉल नहीं दिया था। थैंक यू सिमी। और संदीप सर, लेडी लक मुस्कुरा रही है, सेंसेक्स में हम ऑलमोस्ट 390 अंकों की बढ़त देख रहे हैं, आज के लिए डिस्क्लोजर दीजिए। काफी स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं और इट विल बी सेफ टू अज्यूम कि मैंने वो क्लाइंट्स को, फॉलोअर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को एडवाइस किया है। और एक एडवाइस और दूंगा साथ साथ, क्योंकि ये स्पेशल शो है और लेडीज स्पेशल शो है, लिवरेज पोजीशन ना ले और बहुत एनालिसिस के साथ ले। जैसे अपने किचन में सामान या घर में सामान जब लेते हैं तो बहुत एनालिसिस करते हैं, वैसे स्टॉक्स की भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और सीएनबीसी आवाज देख के स्टॉक्स खरीदें। थैंक यू संदीप सर, इतने सारे मंत्र देने के लिए हमारी महिला दर्शकों को। तो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेके आएंगे कमोडिटी राउंड अप। बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।